हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉट पे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने एसएससी सीजीएल के सभी टॉपिक की वीडियो यहां पर बना चुका हूं और मैं बैंक की सभी टॉपिक की लगभग मैंने वीडियो यहां पर बना दी है। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि बोर्ड पे पीछे लिखा हुआ है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 2022, जो कि 1 दिसंबर 2022 से 13 दिसंबर 2022 के बीच में 40 टेस्ट हुए थे उन्हीं का। यहां पर एग्जाम डेट लिखा हुआ है 12 दिसंबर 2022 और जो एग्जाम का शिफ्ट था, क्योंकि एक दिन में 4 शिफ्ट हो रही थी, तो ये एग्जाम का टाइम है सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, यानी कि पहली शिफ्ट है। तो बच्चों, आज हम रीजनिंग, केवल रीजनिंग के क्वेश्चन, चूंकि मैं रीजनिंग ही पढ़ाता हूं, तो केवल रीजनिंग के क्वेश्चन ही हम यहां डिस्कस करने जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आप यहां पर देखेंगे। ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था ये आपके सामने आ जाएगा अभी। और यहां क्वेश्चन मार्क था। अब इसमें एक चीज और थी, और नीचे आपके सामने 4 ऑप्शंस थे। 4 ऑप्शंस भी आपके सामने दिखा देता हूं। ये आपके सामने ए बी सी डी ऑप्शन रखे हुए हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आपको ये समझना है कि ये फिगर सीरीज किस तरह से रन कर रही है। अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो ये फिगर एंटी क्लॉक घूम रहा है, यानी कि 45 डिग्री, एवरी स्टेप पर 45 डिग्री ये एंटी क्लॉक घूम रहा है। जैसे अभी ये सीधा है, फिर उसके बाद 45 डिग्री घुमा तो ऐसे हुआ, फिर उसके बाद उसके बाद फिर 90 डिग्री घुमा। देखो, ये पहला पॉइंट है, यहां से वो 45 डिग्री घुमा तो यहां पे आ गया, यानी कि इसका कोना आप देख रहे हैं यहां पर है। और उसके बाद फिर 90 डिग्री, दूसरे स्टेप पर 90 डिग्री घुमा तो इसका यहां पर आ गया कोना। उसके बाद फिर 45 डिग्री घुमा और उसके बाद फिर 90 डिग्री घुमा। तो इसका मतलब है कि अब इस फिगर का जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए कुछ इस तरह से, 45 डिग्री घूमेगा तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से तिरछा आना चाहिए, जैसा कि बॉक्स के अंदर मैं रख भी दे रहा हूं। राइट, ठीक है बच्चों। अब दूसरी बात है, ये ध्यान रखिएगा, पहला स्टेप 45 डिग्री घुमा है और सेकंड स्टेप 90 डिग्री घुमा है, फिर 45 डिग्री है, यहां पर लिख भी दे रहा हूं, और फिर 90 डिग्री है और फिर 45 डिग्री घूमेगा नेक्स्ट पॉइंट पर। राइट, तो यहां पहले उसमें आप देख रहे हैं कि अंदर एक लाइन डाला हुआ है,
और उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद दोनों लाइंस बाहर की ओर है, राइट, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। फिर तीसरे पॉइंट में एक लाइन है जो कि अंदर की ओर है, और चौथे पॉइंट पर फिर दोनों लाइन बाहर की ओर है। फिर पांचवें पॉइंट पर आप देखेंगे कि यहां पर लाइन है अंदर की ओर है, और इसका मतलब है अब जो लाइंस आनी चाहिए वो बाहर की तरफ आनी चाहिए। तो अब जो लाइन आएंगी बच्चों वो आएंगी यहां पर इस तरह से। तो ये जो फिगर यानी कि ये जो ऑप्शन दिखाया गया है वो ऑप्शन बी में ही आपके सामने यहां पर रखा गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन फिगर सीरीज का आपको बखूबी समझ में आ चुका होगा कि ये फिगर जो है पहला फिगर है 45 डिग्री घूमा, तो ये इसकी पोजीशन एंटी क्लॉक घूमा है। यहां पर लिख भी दे रहा हूं एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन उसके बाद फिर 90 डिग्री, फिर 45, फिर 90, फिर 45 डिग्री घूमेगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह अगर आप ऑप्शन बी को पुट करें तो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से आपके सामने निकल के आ जा रहा है। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, पहले एक लाइन है उसके बाद दो लाइन है, यानी कि अगर एक लाइन अंदर है तो दो लाइन बाहर है, फिर एक लाइन अंदर है तो दो लाइन बाहर है, फिर एक लाइन अंदर है तो दो लाइन बाहर की ओर होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी हम देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन सिलोजिज्म का है, यानी कि स्टेटमेंट आपको दे रहा है। स्टेटमेंट क्या है? ऑल ऑरेंजेस आर एप्पल। दूसरा कह रहा है सम ऑरेंजेस आर बनानास। तीसरा है ऑल बनानास आर फ्रूट। अब यहां कंक्लूजन हम करने आ रहे हैं। नंबर एक, पहला कंक्लूजन है कि सम फ्रूट्स आर एप्पल्स। दूसरा कंक्लूजन है सम एप्पल्स आर बनानास। और तीसरा कंक्लूजन जो है सम ऑरेंजेस आर फ्रूट्स, राइट। तो बच्चों सबसे पहले आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप एक डायग्राम बनाएंगे। ऑल ऑरेंजेस आर एप्पल, तो ऑरेंज का पहले आपने एक सर्कल बनाया कि सारे के सारे ऑरेंज क्या हैं बच्चों? एप्पल हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है सम ऑरेंजेस आर बनानास, कुछ ऑरेंजेस क्या है? बनानास हैं, बनानास कर दिया। अब उसके बाद कह रहा है ऑल बनानास आर फ्रूट, सारे बनानास क्या हैं? फ्रूट हैं। तो आप इस डायग्राम को देख के ये तो अच्छे से समझ रहे हैं कि एप्पल, ऑरेंज, बनाना और फ्रूट चारों यहां पर मिल चुके हैं, राइट। तो यहां कह रहा है सम फ्रूट्स आर एप्पल, कुछ फ्रूट एप्पल है। ये जो कंक्लूजन है वो पूरी तरह से सही है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। दूसरा कह रहा है सम एप्पल्स आर बनानास, कुछ एप्पल बनाना है। दूसरा डायग्राम भी मेरा ऐसा नहीं, दूसरा कंक्लूजन भी मेरा यहां पर पूरी तरह से सही है। तीसरा कह रहा है सम ऑरेंजेस आर फ्रूट, कुछ ऑरेंजेस फ्रूट है, तो मेरा तीसरा कंक्लूजन भी पूरी तरह से सही है। यानी कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमने डायग्राम बनाया उस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो तीनों कंक्लूजन है वो पूरी तरह से सही है। तो इसका मतलब है ऑल फॉलो, ऑल यानी कि 1 2 3 फॉलो, ये तीनों ही फॉलो कर रहे हैं 1 2 3। ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का होना चाहिए बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को देखने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।
तो यहां पर सारे क्वेश्चंस आपके सामने बताए जाएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चंस आया था इस पेपर में। ये आपका जो क्वेश्चन है वो सिंबल एंड नोटेशन टॉपिक से है। आपको बताना है कि प्लस और डिवाइड को आपस में, यानी कि इन चारों इक्वेशन में अगर मैं प्लस और डिवाइड सिंबल को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी नॉट करेक्ट, कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं होगी। तो हम एक एक करके चेक करने जा रहे हैं, प्लस और डिवाइड को हमें करने जा रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे पहली इक्वेशन में मैं रखने जा रहा हूं 18, प्लस की जगह मैं डिवाइड कर दे रहा हूं बच्चों, क्योंकि मैं डायरेक्ट ही सिंबल बदल रहा हूं। -6 डिवाइड की जगह मैं प्लस कर दे रहा हूं, मल्टीप्लाई 3 बराबर 6। अब देखिए 18 को जो 6 है वो 3 टाइम डिवाइड करता है, -6 प्लस, जैसा कि आप जानते हैं बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई, यानी कि 9 होगा बराबर 6। तो आप देखेंगे 9 और 3 12 -6 बराबर 6, यानी कि 6 बराबर 6। पहली इक्वेशन जो है वो करेक्ट है बच्चों, राइट। और हमें आंसर क्या बताना है, इन चारों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है, राइट। अब मैं दूसरी इक्वेशन को आपके सामने चेक करने जा रहा हूं। 18 प्लस की जगह मैं डिवाइड पुट कर दे रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई 6 और डिवाइड की जगह यहां प्लस कर दिया मैंने, -7 बराबर 50, राइट। तो 18 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 9 टाइम होगा, मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 -7 बराबर 50 हो गया, राइट। अब बच्चों आपको पता है डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होगा, 9 गुना 6 54 यानी कि 54 होता है, प्लस 3 -7 बराबर 50। तो आप देख रहे हैं 57 -7 बराबर 50, यानी कि 50 = 50। तो यानी कि हमारी सेकंड जो इक्वेशन है वो भी सही है, बट हमें पता लगाना ये है कि इन चारों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन जो है करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है। तीसरे पॉइंट पे रखने जा रहा हूं 7 मल्टीप्लाई 8, डिवाइड का मतलब हो गया यहां पर प्लस रख दूं और प्लस की जगह मैं कर देता हूं डिवाइड, -6 बराबर 49, राइट। तो आप देख रहे हैं बच्चों सबसे पहले डिवाइड होगा, तो 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, -6 बराबर 49। तो 7 8 कितना होता है 56 होता है, प्लस 2 -6 बराबर 49। तो यानी कि 58 -6 बराबर 49। तो आप देख रहे हैं यहां 452 बराबर 49 आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा थर्ड इक्वेशन जो है वो ही हमारा आंसर होगा। और यहां मैं चौथी इक्वेशन को भी बता देता हूं, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि इन चारों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन सही नहीं है। तो चौथी इक्वेशन को भी एक बार चेक करके आपके सामने दिखा देता हूं। 6 मल्टीप्लाई 9 प्लस का मतलब यहां डिवाइड कर दूं, -24 और डिवाइड का मतलब यहां प्लस कर देता हूं बराबर 2। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले डिवाइड होगा, तो 6 गुना ये 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, -24 प्लस 8 बराबर 2। तो आप देख रहे हैं 6 तिया होता है 18, -24 प्लस 8 बराबर 2। तो 18 और 8 कितना होता है 26, -24 बराबर 2। तो 2 बराबर 2। तो यानी कि हमारी फोर्थ इक्वेशन भी सही थी।
तो यानी कि हमारा जो आंसर था, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, विच इक्वेशन विल नॉट बी करेक्ट, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए थर्ड इक्वेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि थर्ड इक्वेशन जो है वो ही सही नहीं है। यही हमें पता लगाना था कि कौन सी इक्वेशन सही नहीं है बच्चों। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा और हर इक्वेशन को मैंने यहां सॉल्व करके भी आपके सामने दिखाया है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है डाइस का। आपके सामने 3 डाइस दी गई हैं। वन, टू, थ्री, और ये ध्यान रखिएगा ये तीनों डाइस एक ही डाइस की अलग अलग पोजीशंस हैं। डाइस एक ही है ये तीनों। 5, 4, 3, 2, 5, 3, 2, 1, 5। हमसे पूछ रहा है 6 नंबर के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 1, 5, 4 और 2। ये आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 6 के अपोजिट में हमसे पूछ रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो आप यहां पर देखेंगे कि पहली और दूसरी में अगर हम कॉमन लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड डाइस में अगर हम कॉमन लेते हैं तो 5, 3, 5, 3 कॉमन है, तो इधर 4 बच रहा है और इधर 2, तो 4 का अपोजिट क्या हो गया बच्चों? 2 हो गया, राइट। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन में अगर हम कॉमन देखें तो 2, 5, 2, 5 कॉमन है, तो इधर 3 बच रहा है और इधर 1, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया? 1। तो इसका मतलब 6 का अपोजिट क्या होना चाहिए? फिर तो 5 ही होना चाहिए, क्योंकि तीसरा ही पेयर एक दूसरे का अपोजिट होगा। अब दूसरी बात यह है बच्चों, अगर आप पहली और तीसरी फर्स्ट एंड थर्ड डाइस से अगर करें तो फर्स्ट एंड थर्ड डाइस में जो कॉमन है वो है ओनली 5 नंबर। तो 5 नंबर से दोनों डाइस को आप क्लॉक में घुमा सकते हैं। फर्स्ट डाइस 5, 3, 4 और थर्ड डाइस 5, 1, 2। तो 4 का अपोजिट 2 आपका भी आया था, 3 का अपोजिट 1 आपका भी आया था, तो 5 के अपोजिट में 5 होगा नहीं, 6 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 6 के अपोजिट में यहां पर हमने रख दिया 5। जैसा कि आपने देखा कि इस क्वेश्चन को मैंने 2-2 कॉमन लेकर भी यहां पर सॉल्व किया है, और पहली और तीसरी जिसमें एक ही नंबर 5 कॉमन था उससे मैंने इन दोनों डाइस को क्लॉक में घुमा के पूरे के पूरे कौन किसका अपोजिट है ये भी निकाल लिया है। तो चलिए बच्चों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहां अगला क्वेश्चन है ऑड वन आउट का। तो यहां ऑड वन आउट का मतलब आप सभी जानते ही हैं कि एक ऐसा ऑप्शन आपको चूज करना है, यानी कि जो बाकी से अलग होगा। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, राइट। तो यहां पर बच्चों अब आपको यह बताना है कि भाई कौन किसका अपोजिट है, यह आपको समझाना है, राइट। अगर मैं इनकी पोजीशंस को देखूं, अगर आप इनकी पोजीशंस को देखें तो यहां से अगर आप देखें, देखो ये आता है 3 पर बच्चों, और ये आता है 24 पर, और ये आता है 1 पे, ये आता है 21 पे, ये 7 पे, और ये 19 पे, ये आता है 10 पे, 18 पे, ये 8 पे, ये आता है 14, 12 पे। ठीक है जी। अब ये ऐसे तो हुआ नहीं है, अब इसका मतलब कि इसका कैसे इसको किया गया है। देखो C का अपोजिट यहां X होता है, ठीक है, बट U का अपोजिट G नहीं है, ना Z का अपोजिट R है, ना N का अपोजिट N होता है। अब यहां पर अगर हम ऐसे देखें कि -2 और यहां से देखें और -3 ऐसे देखें, ठीक है, और यहां देखें तो -2 है, बट यहां से यहां अगर देखें 19 में से 7 जाएगा तो -12 आना चाहिए, राइट।
इसी तरह यहां से यहां देखें तो -2 है, और h से अगर मैं 8 r तक जाता हूं तो यहां पर आप देखेंगे कि 7 तो ये हो गया, और 18 और 7 14, ये वाला पोर्शन भी नहीं जा रहा है, राइट। यानी कि 7 और 18 से आप 26 जाओगे तो आपको कितना चाहिए, 8, 7 और 8 15 होता है, राइट। तो ये वाला पोर्शन भी नहीं यहां पर काम कर रहा है, ठीक है जी। तो यहां पर -2 वाला तो क्लियर है पॉइंट। अब ये जो x है, तो यहां से अगर आप ध्यान दें तो -2 तो सब में ही आया है, इसमें तो कहीं पर कोई शक वाली बात नहीं है। दूसरा पॉइंट एक ये आता है 19 और 7 तिया 21, 18 से ये गया, 14 से 14 नहीं जा रहा, 23 से 21 ये भी नहीं है, 8 + 0 तो यहां पर बच्चों क्या होना चाहिए, देखो यहां एक चीज तो सब में ही कॉमन आया था कि -2 तो सब में ही हुआ है। अब एक चीज यहां पर जो पॉइंट है उसको समझना है हमें। अगर मैं इसे कहूं कि 3 का मतलब हो गया ये 24 पे, और 1 का मतलब हो गया ये 26 पे, यानी कि अगर मैं कहूं 50, नहीं ये नहीं है, एक फिर ये आपका देखो यहां तक तो सबका कॉमन था। दूसरा ये भी हो सकता है यहां पर कि सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। तो यहां पर यही पॉइंट बन रहा है कि पहला और दूसरा लेटर एक दूसरे का अपोजिट है, और पहले और तीसरे लेटर में -2 हुआ है, जो कि सब में ही हुआ था। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए वो यहां पर ए ऑप्शन आंसर इसका होना चाहिए। सी का अपोजिट एक्स होता है बच्चों, बाकी यहां किसी में भी नहीं दिया गया था। यानी कि ये जो पेयर है ये बाकी 3 के ग्रुप से अलग हो गया है, तो इस वजह से इसका आंसर यहां पर ए बनता है बच्चों। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ए PPRECIATE एप्रिसिएट को जो लिखा गया है ETAICERPPA, इसी तरीके से यहां पर मोटिवेशन, मोटिवेशन को क्या लिखा गया है बच्चों, यहां लिखा है NOITAVITOM। इसी तरह फ्रेंडशिप को क्या लिखना है, तो यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं PIHSDNIERF, बी ऑप्शन है PIHSDENIERF,
आई आर एफ, टी ऑप्शन हो जाएगा पी आई एच एस एन डी ई आई आर एफ, और डी ऑप्शन है बच्चों पी आई एच एस डी एन ई आई आर एफ, राइट। तो यहां पर एक चीज आप गौर करिए कि एप्रिशिएट को रिवर्स लिखा गया है, यानी कि एप्रिशिएट को जो बनाया गया है, देखो यहां लास्ट लेटर पहला लेटर बन गया है, सेकंड लास्ट सेकंड लेटर बन गया है, यहां थर्ड लेटर बन गया है, जो फोर्थ लेटर है वो यहां आया है, तो यानी कि ये रिवर्स पैटर्न है। तो सेम मोटिवेशन में भी आप देखेंगे कि रिवर्स पैटर्न है, क्योंकि NOITAVITOM ये लिखा गया है, तो फ्रेंडशिप पर भी लिखना रिवर्स करेंगे तो PIHSFDNEIRF, ये आपके सामने आ गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है देखिए PIHSFDNEIRF, ऑप्शन डी में आपको यहां देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन था वो रिवर्स पैटर्न था, इसे हम कहते हैं कंप्लीट रिवर्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, पूरे के पूरे वर्ड को जस्ट रिवर्स करके लिख दिया है लास्ट से स्टार्ट करके, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा बच्चों। अब यहां पर एनालॉगी टेस्ट है, कैटल हार्ट, ऐसे ही आपको बताना है कॉलोनी, सेलर्स, क्रू, पुपिल्स, टीम, प्लेयर, क्लास, ये आपका एनालॉगी टेस्ट है। जैसे कैटल का संबंध जो हार्ड से है, ऐसा ही कुछ संबंध जो आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको चूज करना है। क्या सोल्जर कॉलोनी में रहता है, या प्लेयर क्लास में रहता है, या पुपिल्स टीम में होता है। तो यहां पर आप देखेंगे जो सेलर होते हैं, नाविक जो होते हैं, वो क्रू में होते हैं, क्रू मेंबर्स, राइट। तो यहां इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी बनता है बच्चों। तो जो संबंध कैटल का हार्ड से होता है, वैसा ही संबंध सेलर का क्रू के साथ में होता है। तो ये एनालॉगी टेस्ट का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने फिर रखने जा रहा हूं। जैसे सॉलिड, फ्रीज, गैसेस, ऑप्शंस हैं मेल्ट, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, स्मेल, फ्रीजेस और इवेपोरेट। जैसा कि आप जानते हैं कि सॉलिड जो होता है फ्रीज, ठोस अवस्था में पाया जाता है। सॉलिड जो होता है वो फ्रीज, जमने की अवस्था उसकी आ जाती है। और गैसेज क्या होती हैं? गैसेज इवेपोरेट होती हैं, राइट, उड़ना होता है, उनकी जो टेंडेंसी होती है वो उड़ने वाली होती है। तो यहां इसका जो आंसर है वो इवेपोरेट होना चाहिए। गैसेज मेल्ट नहीं होती, स्मेल नहीं कर, गैसेज स्मेल तो करती है बट उसका जो नेचर है वो क्या है? उड़ने वाला होता है, राइट। इवोपरेट यानी कि वाष्प बनना,
तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम यहां पे बढ़ जाते हैं। बिलर रिलेशन का क्वेश्चन है, कोडेड रिलेशनशिप का। ए क्रॉस बी का अर्थ है ए इज द फादर ऑफ बी। ए डिवाइड बी का अर्थ है ए इज द मदर ऑफ बी, और ए प्लस बी का अर्थ है ए इज द ब्रदर ऑफ बी। फिर पूछ रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस shows that P is the paternal grandmother of R। कि किस इक्वेशन का मतलब होगा कि P R की दादी है। ऑप्शंस कह रहा है P डिवाइड R क्रॉस Q, बी कह रहा है P डिवाइड Q क्रॉस R, सी कह रहा है P डिवाइड Q प्लस R, और डी कह रहा है P क्रॉस Q डिवाइड R। तो यहां पर चार आपके सामने लिखे गए हैं इक्वेशन। इनमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन ये शो करती है कि P R की दादी है। तो पहले को मैं चेक करने जा रहा हूं P R की। देखो P डिवाइड R, राइट, तो इसका मतलब है A डिवाइड B का मतलब A B की मां है, तो P जो है वो R की क्या है, मां है। और R क्रॉस Q, A क्रॉस B का मतलब है A B का पिता है, तो R पिता है किसका, Q का। अब यहां पर क्या आपको P जो है वो R की दादी नजर आ रही है, तो आपका आंसर होगा नहीं। तो आपका मतलब यानी कि पहली इक्वेशन इस चीज को शो नहीं कर रही है। तो दूसरा इक्वेशन चेक करते हैं, P डिवाइड Q, P Q की क्या है, मां है, और Q क्रॉस R, Q R का क्या है, पिता है। Q क्या है, R का पिता है, यही है ना। अब P R की क्या है, दादी है। ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि R का तो जेंडर क्लियर नहीं है, बट उसका पिता क्या होना है, Q, और जिसकी मां है R, तो R Q को P को क्या बुलाएगी, R P को बुलाएगी दादी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन हमें यह शो कर रहा है कि P R की दादी है। करेक्ट। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो सेकंड इक्वेशन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन ऐसे ही है, कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप पर। A at the rate B means A is the husband of B, A and B means A is the father of B, A hash B means B is the son of A। तो कह रहा है if F and G at the rate H have I at the rate J, तब how is G
रिलेटेड टू जे, जी का जे से क्या संबंध है? ऑप्शन कह रहा है फादर है, बी कह रहा है सन होगा, सी ऑप्शन कह रहा है हस्बैंड होगा, और डी ऑप्शन कह रहा है फादर इन लॉ होगा। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन आपके सामने ये है, जैसे एफ एंड जी, तो ए एंड बी का मतलब ए बी का पिता है, तो एफ किसका पिता है? जी का, राइट। अब जी एट द रेट एच, तो ए एट द रेट बी का मतलब है ए बी का पति है, तो जी किसका पति है? एच का। तो ये पति है, यानी कि ये एफ का बेटा था और ये उसकी पत्नी हो गई, राइट। अब एच हैश आई, तो ए हैश बी का मतलब है बी ए का बेटा है, तो अब यहां आई जो है वो एच का क्या है? बेटा है। एच का बेटा मतलब एच और जी का बेटा है कौन? आई, राइट। अब आई एट द रेट जे, ए एट द रेट बी का मतलब ए बी का पति है, तो आई किसका पति है? जे का। जैसे ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, ऐसे ही ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। अब क्वेश्चन है जी जे का क्या लगता है? तो जे का बेटा है आई, जिसकी पत्नी है जे, राइट। तो सॉरी, जी का बेटा है आई, जिसकी पत्नी है जे, तो जे जी को बुलाएगी ससुर यानी कि फादर इन लॉ, और ये उसको बुलाएगा डॉटर इन लॉ। बट हमारा क्वेश्चन है कि जी जो है वो जे का क्या लगता है? तो आंसर क्लियर है, फादर इन लॉ, ससुर होगा। तो यहां हमने ऑप्शन डी पर लगा दिया। डायग्राम भी मैंने आपके सामने पूरी तरह से बना दिया है कि जी जे का ससुर किस तरह से लग रहा है। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है क्या, इसको और देख लीजिए। आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड्स according to dictionary order, which word will come at third position? वर्ड मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, एक्वेरियम। दूसरा वर्ड है एक्वेटिक। तीसरा वर्ड है एक्वेरियल। चौथा वर्ड जो पॉइंट है एक्वेटिंट, और पांचवा जो वर्ड है एक्वेविट। और ऑप्शंस आपको दे रहा है जो, वो ऑप्शंस ये हैं कि इन शब्दों को अगर हम अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी अरेंज करते हैं तो कौन सा वर्ड तीसरा आएगा? तो यहां बच्चों सबसे पहले ए क्यू यू ए तक तो सभी चारों पांचों यानी कि पांचों वर्ड सेम है। यहां तक 4 लेटर तक तो पांचों के पांचों वर्ड सेम जा रहे हैं। वहां टी है, उधर वी है, फिर आर है, फिर टी है, फिर आर है। तो पहले आर आएगा, तो यहां पर आप देखेंगे आर आई ए एल, यानी कि पहले आना चाहिए एक्वेरियल।
ये तीसरा पहले आना चाहिए, और उसके बाद एक्वेरियम, ये आना चाहिए पहला वर्ड। अब एक्वेटिक, एक्वेटिक, तो यहां टिक और टिंट में पहले कौन आना चाहिए? एक्वेटिक आना चाहिए, AQUATIC, एक्वेटिक। और उसके बाद एक्वेंटिक आना चाहिए, AQUATINT, एक्वेंटिक, ये आना चाहिए चौथा। और लास्ट में एक्वेविट आना चाहिए। तो हमसे पूछा गया है थर्ड पोजीशन किसकी है, तो एक्वेटिक आपके सामने आ चुका है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। जब मैंने इन पांचों वर्डों को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग में किया, तो यहां आप देख रहे हैं एक्वेटिक, यानी कि पहला ऑप्शन ही आपका यहां पर आंसर बन जाता है। क्लियर है बच्चों? अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। तो 461 9726 6 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस हैं 356, बी है 316, सी है 242 और डी है 213। तो बच्चों यहां पर आप देखिए, जो सिमिलरिटी इस पेयर में है एग्जैक्ट वही सिमिलरिटी इस पेयर में है, और एग्जैक्ट वैसी ही सिमिलरिटी इस पेयर में भी आएगी। तो आप यहां देख रहे हैं कि 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है, जिसमें से अगर मैं 3 कम कर दूं तो क्या आएगा? 61। इसी तरह 9 का क्यूब कितना होता है? 729, जिसमें से 3 कम कर दो तो 726। अब इसी तरह यहां 6 का क्यूब करें तो 216 आता है, जिसमें से 3 कम करेंगे तो 213 आपका आंसर आना चाहिए। तो 213 ऑप्शन डी में आपको दिया गया है बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन एनालॉजी टेस्ट का है, ध्यान रखेंगे कि हमने पहले नंबर का क्यूब करके उसमें से 3 नंबर कम करे तो ये सेकंड वैल्यू आ रही थी। सेम इसमें भी आया और सेम उसमें भी आया। अगला क्वेश्चन फिर आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन आने जा रहा है। स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट है सम L R Z, और दूसरा स्टेटमेंट है सम L R T। इसी तरह यहां पर दो कंक्लूजन दिए गए हैं कि ऑल Z R L, और दूसरा है नो T इज Z। तो यहां हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। इसने कहा सम L, तो L का एक सर्कल था, इसका कुछ हिस्सा क्या है बच्चों? Z है, राइट। और कुछ L क्या है? T है, तो हमने T को यहां से निकाल दिया। अब ये कह रहा है ऑल Z R L, ऑल Z R L, तो ये एक डाउटफुल है, तो इस वजह से इसे कैंसिल किया गया है। दूसरा कह रहा है नो T इज Z, कोई T जो है Z नहीं है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, डाउटफुल है, तो ये भी मैंने कैंसिल यहां पर कर दिया है। तो इसका मतलब दोनों यहां पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो यहां आंसर होना चाहिए नीदर वन नॉर टू फॉलो। ना तो पहला ही फॉलो कर रहा है और ना ही दूसरा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर यहां आपके सामने नीदर वन नॉर टू यहां पर कर दिया गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन यहां फिर जो आने जा रहा है, अब वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है।
कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज लेबर को LABOUR लेबर को क्या लिखा गया है बच्चों? XZSECM एंड गेंड GAINED गेंद को क्या लिखा गया है? JRLCH। तब कह रहा है देन अंड को क्या लिखा जाएगा? EARNED। ऑप्शन है आपके पास यहां पर JRUCF, बी ऑप्शन है KJRVCF, सी ऑप्शन है FCVRJJ और डी ऑप्शन है JIRVCF। तो इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहां बच्चों अगर मैं इनकी पोजीशंस लिखता हूं, जैसे मानो मैंने यहां इनकी पोजीशंस लिख दिया, राइट। तो यहां ये 24 पर, ये 26 पर, ये 19 पर, ये 5 पे, ये 3 पे और ये 13 पे आता है। तो यहां आप देख रहे हैं 18 से 24 का मतलब +6 है, और 21 से 26 का मतलब +5 है, और 15 से 19 का मतलब +4 है, और 2 से 5 का मतलब +3 है, और 1 से 3 का मतलब +2 है, और L से यहां +1 है। कंप्लीट क्रॉसिंग पैटर्न था। सेम चीज आप यहां पर देख रहे हैं। D से J +6 होता है, E से J +5 होता है, N से R +4 होता है, I से L +3 होता है, A से C +2 होता है, और G से H +1 होता है। तो इसी तरह अगर D में +6 अगर आप करते हैं तो J आएगा, E में +5 करते हैं तो भी J ही आएगा, और N में +4 करेंगे तो R आएगा, और R में +3 करेंगे तो U आएगा, A में +2 करेंगे तो C आएगा, और E में +1 करेंगे तो F आएगा। हमारा जो आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए JJRUCF, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो हमारा आंसर यहां पर बनता है। तो आपके सामने मैंने कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाया बखूबी अच्छे तरीके से कि हमने किस तरह से इसे सॉल्व किया है, कि किसी निश्चित कूट भाषा में लेबर को अगर ये लिखा जाता है और गेन को ये लिखा जा रहा है तो अर्न को किस तरह से लिखा जाएगा। जो पैटर्न चला था +6 +5 +4 +3 +2 +1 का पैटर्न था बच्चों। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन हम करने जाते हैं। आपको ये बताना है कि ऊपर दिए गए जो ये दो इक्वेशन है, ये जिस भी तरीके से नंबरों का सेटिंग हुआ है
या ये कहिए कि पहले और तीसरे नंबर से बीच वाला नंबर आया है, उसी तरह से कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें इस तरह का ही पैटर्न फॉलो किया गया है। तो बच्चों आप यह देखेंगे 5 + 9 कितना होता है 14, और 14 में गुना 7 करते हैं तो 98 ही आता है। इसी तरह 10 + 14 करेंगे तो कितना आएगा 24। अब 24 गुना 7 करोगे तो 168 आएगा। तो इसी तरह अगर आप ऑप्शन 1 को अगर आप देखें तो 1 + 3 कितना होता है 4 होता है। 4 में मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो यहाँ 28 बीच में आपके सामने दिया गया है। तो इसका मतलब है यहां पर मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, यानी कि इन तीनों में मल्टीप्लाई 7 किया गया था। तो ऐसा हमें ऑप्शन ए में ही तुरंत जाकर मिल गया था, पहला ही हमारा ऑप्शन ऐसा रखा गया था। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए यहां पर बन जाता है बच्चों। अब यहां पर एक सीरीज का क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, यानी कि जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। ट्वेल्व 12.8, 13.5, 14.9, 17 और उसके बाद यहां क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन है आपके पास 19.8, 19.5, 20.5, 18.9, राइट। तो यहां से अगर आप ध्यान दें बच्चों, तो यहां से यहां अगर आप जाते हैं तो 0.7 का इंक्रीमेंट है, और यहां से यहां जाते हैं 5 और 9 14, 0.14 का इंक्रीमेंट है, या आप ये कहो कि 1.4 का इंक्रीमेंट है। और यहां से अगर यहां जाते हो तो यहां आप देखेंगे कि 2.1 का इंक्रीमेंट है, राइट। तो 0.77 का इंक्रीमेंट बढ़ रहा है। तो यहां पर अब जो आना चाहिए बच्चों वो 2.8 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो हमारा आंसर 19.8 आपका आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका आंसर यहां पर बनता है। 0.7 पहला इंक्रीमेंट 0.7 का था, दूसरा इंक्रीमेंट 1.474 का था, यानी कि 0.7 का डबल, उसका 0.3 यानी कि मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इस तरह से हुआ है, राइट। क्लियर है बच्चों। अब ऐसा ही मैं आपको एक लेटर सीरीज का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था वो दिखाने जा रहा हूं। तो लेटर सीरीज के क्वेश्चन के लिए भी तैयार हो जाइए। ए बी सी डी सी यू के ए ई एन एस एक्स जी जी ए यू, और यहां क्वेश्चन मार्क है। तो आप यहां पर ऑप्शन है आई क्यू आर टी एम एन ओ क्यू आई आर क्यू टी आई जेड आई आर। तो बच्चों यहां से आप देखेंगे +2 है, +2 है और +2 है। तो यहां पे भी आप देखेंगे तो +2 करेंगे तो क्या आना चाहिए आई, जी में +2 करेंगे तो आई आएगा। उसके बाद बी से यू अगर आप देखें तो 1 5 6 -6 है। यू से एन देखेंगे, सॉरी -7 होगा, तो यहां -7 है। एन से जी -7 है, और जी से -7 करेंगे तो ए आ जाएगा, सॉरी जेड आएगा। उसके बाद सी से तीसरे लेटर को तीसरे से कर रहा हूं, +8 है। के से एस +8 है, और एस से ए +8 है, और ए में +8 करोगे तो क्या आएगा आई।
अब d से a -3 है, a से x -3 है, x से u -3 है, और u में -3 करोगे तो 21 में से 3 जाएगा तो 8। तो आपका जो आंसर है IZIR ऑप्शन डी में ही आपको ये मिल रहे हैं लेटर्स। तो यानी कि जो ये लेटर सीरीज है ये इस तरह से सॉल्व की गई थी। क्लियर है बच्चों? अगला क्वेश्चन एक लेटर सीरीज का और देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। IR BY UF NM GT और यहां क्वेश्चन मार्क है। तो ऑप्शन है ZA ZB YA YB। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि इस लेटर सीरीज में जो यहां पर I है उसका अपोजिट R होता है और B का अपोजिट Y होता है। तो पहली बात तो यह है कि यहां पहले लेटर से पहला लेटर को कनेक्ट करूं तो -7 है, B में -7 करोगे तो A Z Y X W U W V U, यहां -7 है, U से N -7 है, N से G -7 है और G से -7 करेंगे तो Z आएगा। दूसरी बात I का अपोजिट R है, B का Y होता है, U का F होता है, N का M, G का T, तो Z का हो जाएगा A। आपका आंसर होना चाहिए ZA। तो ZA ऑप्शन 1 में ही आपके सामने यहां पर दिया गया है बच्चों। तो यहां पर अभी मैंने 3-4 क्वेश्चन जो कि फिगर्स के हैं उन्हें बनाना बोर्ड पे संभव नहीं है, जिसकी वजह से मैंने उन क्वेश्चनों को छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल फिगर से हाथ से वो बनाना संभव नहीं है बच्चों। क्योंकि अगर मैं वो फिगर बनाने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा और आप बोर भी हो जाएंगे, क्योंकि बनाने में ही बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो यहां पर मैंने वो क्वेश्चन, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं वाटर मिरर इमेज का हो गया, या एम्बेडेड फिगर का हो गया, या कंप्लीशन ऑफ फिगर का हो गया, ये क्वेश्चन मैंने अभी क्या किए हैं, छोड़ दिए हैं। तो आपने देखा कि हमने इस जो एग्जाम हुआ था 12 दिसंबर 2022 में सुबह 9 से 11, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उनको मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कस किया। तो बच्चों आई होप ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि भाई एग्जाम में किस तरह का पैटर्न पूछा जा रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं एक टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, जैसे आपने सिलोजिज्म के अंदर देखा है ना, या ब्लड रिलेशन के अंदर भी आपने देखा। तो मेरा बस आपसे ये कहना है कि अच्छे से पढ़िए और हर टॉपिक को कवर करके जाइए, क्योंकि किसके टॉपिक में किसके पेपर में कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आ जाएंगे नोबडी नो, ठीक है, कोई नहीं जानता है। तो बच्चों यहां प्रेप शॉट वाले अब आपके लिए और बेहतरीन काम कर रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हुए थे 2022 में सीजीएल के, उन पेपरों का भी डिस्कशन सिर्फ आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही करवाए जा रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा कि जितने भी यहां पर क्वेश्चन आज आपने देखे आपको वो कहीं ना कहीं एग्जाम पैटर्न को समझने में भी मदद की मिली होगी, और पेपर क्वेश्चन किस लेवल के आए ये भी आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए दिन रात जुट जाइए, क्योंकि एक बार मेहनत करना है, उसके बाद कोई
इतना मेहनत का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो जिन भी मेरे भाई बहनों ने अभी तक प्रैप शॉट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।